और दोस्तों आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम के माध्यम से ले आया हूं मैं आपको नीमका थाना जिले के अंदर एक आज ऐसी शख्सियत से मिलाने वाला हूं मैं जो ग्राउंड लेवल के अंदर वीर वीरांगनाओं के लिए किस तरह से काम कर रही हैं। दिन रात फील्ड के अंदर आप सोच नहीं सकते हैं कि वीर वीरांगनाओं को किस तरह से न्याय दिलाने के लिए और बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। आप देख सकते हैं शहीद होशियार सिंह जी सामोता 2001 के अंदर जो लास्ट दिन था उनकी ड्यूटी का, और उस दिन यानी देश की सेवा करते करते मां भारती की गोद में समा गए थे। उनकी धर्मपत्नी कविता जी सामोता से मैं रूबरू करवा रहा हूं आपको, क्योंकि अभी कुछ 2 दिन पहले ही उनको एक सैनिक कल्याण बोर्ड के अंदर बहुत अच्छा पद मिला है। और आज हमारे साथ में जुड़ रही हैं कविता जी सामोता जी। मैडम, सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत नमस्कार। मैडम, अभी कल्याण बोर्ड के अंदर आपको पद मिला है, क्योंकि एक नीमका थाना जिले में बहुत खुशी का माहौल है। नीमका थाना भी नीमका थाना नहीं कह सकता मैं, पूरे प्रदेश भर के अंदर, क्योंकि आपका नाम है वो काफ़ी लोग जानते हैं। आपके कार्य से भी काफ़ी लोग प्रेरित होते हैं और बहुत ही अच्छा आप कार्य कर रही हैं। तो क्या पद मिला है हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे द प्रेस टाइम के? मुझे प्रदेश सह संयोजक सैनिक प्रकोष्ठ का पद मिला है। जी। और ये इस जिम्मेदारी के लिए मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजन लाल जी और हमारे प्रदेशाध्यक्ष श्री सीपी जोशी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ और संपूर्ण पूरे संगठन को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे पिछले कार्यकाल में ऐसा कुछ उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने फिर मुझे ये जिम्मेदारी दी है। तो इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मुझे ये जो जिम्मेदारी दी है इसके लिए मैं मेरी तरफ से पूरा संगठन को 100% दूंगी, पूरा काम कर। जी मैडम, आज कम से कम भी नहीं तो आप फील्ड के अंदर मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से आपको, और जानता भी हूँ आपको एक पारिवारिक के तौर पे भी। इतनी मेहनत कर रही हैं आप वीर वीरांगनाओं को न्याय दिलाने के लिए हो, या वीर वीरांगनाओं के लिए काम करना हो, या महिलाओं के लिए हो, या बच्चों के लिए हो फील्ड के अंदर, और आप एक राजनीतिक के अंदर भी बहुत बड़ी पकड़ रखती हैं। इसके बारे में भी कुछ बताना चाहेंगी दर्शकों को? देखिए, मैं एक सामान्य परिवार से हूँ और मैं शिक्षिका रही हुई हूँ, किसान परिवार से हूँ और मुझे वीरांगना का नाम मिला है। इन सब चीज़ों को लेके मुझे एक अपने आप में एक आत्म शक्ति मिलती है, मोटिवेशन मिलता है कि जब मुझे इतनी इतनी परिवारों का साथ, किसान परिवार है, सैनिक परिवार है और टीचर्स परिवार, इन तीनों परिवारों की का जो है आशीर्वाद, स्नेह मेरे साथ है, तो मैं क्यों ना इन लोगों के साथ रह के इनके सुख दुख में, या मेरी महिलाएं बहनें हैं या बच्चे, इन सबके साथ मैं कुछ रह के इनके सुख दुख में शामिल हूँ और इनके लिए मैं कुछ करूँ। तो यही मेरी शक्ति है। तो मैडम, अभी प्रदेश भर के अंदर वीरांगनाओं को बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। बहुत सी जो बहनें हैं, उनको कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। तो उनके लिए किस तरह का कार्य कर रही हैं आप? जो वीर वीरांगनाएं हैं, वास्तव में जब मैं देखती हूँ कि बहुत दयनीय स्थिति है, हमारे मतलब भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी हद तक उनकी समस्या आर्थिक पैकेज देके मतलब सर्विस में वो उनको रियायत देके, मतलब काफ़ी हद तक उनको उनके स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश की है, उनको सहायता देने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी जिनके परिवार से व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए, तो जिसके परिवार से जिसका सुहाग जाता है, भाई जाता है या बेटा जाता है, तो दुख होता है। लेकिन जब देश हित में देखा जाता है तो गर्व की बात भी है। और मेरी कोशिश ये रहती है कि उन्हें हमेशा मतलब एक मनोबल संबल देने की और मनोबल बढ़ाने की, मैं उनके बीच में। जी। अभी आपको सह संयोजक का पद मिला है, तो आप पूरे राजस्थान के अंदर, क्योंकि अभी घर पे तो रुकना मुश्किल है, लेकिन किस तरह का आप कार्य कर रही हैं और किस तरह का कार्य करती रहेंगी? मुझे जो संगठन ने जिम्मेदारी दी है, तो इसमें जितना भी सैनिक परिवार हैं पूरे प्रदेश के, जी। तो मैं मतलब मेरी इच्छा है कि मैं हर उस सैनिक परिवार या हर उस वीर वीरांगना के संपर्क में जाऊं जो इस मेरे इस परिवार से जुड़ी हुई है। उनके आप हर सुख दुख में भागीदारी निभाना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं उनके सब सुख दुख में शामिल होना चाहती हूँ, सबके पास उनकी समस्याएं या उनकी जो पीड़ा है वो जानना चाहती हूँ। जी।
और मैडम जैसे अभी नीम का थाना के अंदर आप निवास कर रही हैं, आपने कहा मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। 2001 के अंदर जब होशियार जी सिंह जी सामोता जाट रेजिमेंट में थे, तो आप पे भी बहुत दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, परिवार पे भी एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपने देश के लिए बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं, तो उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगी आप? अ, साहब वॉलीबॉल के बहुत अच्छे नामी प्लेयर थे और इंटरनेशनल प्लेयर थे, कोच भी थे। और उन्होंने देश के लिए लास्ट डे तक देश के लिए मतलब वो लड़े। और जब हम उनका इंतज़ार कर रहे थे कि रिटायर होके आ रहे हैं और जब वो आए तो किस रूप में तिरंगे झंडे में आए, तो एक पल के लिए वही बात है कि मैं व्यक्तिगत रूप से देखूं तो मुझे बहुत दुख हुआ और उस दुख ने मेरी ज़िंदगी की दिशा और दशा दोनों चेंज कर दी। लेकिन मैं शिक्षिका थी और जब मैंने देखा कि जब मैं शिक्षिका हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, तब भी मुझे इन काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जो गाँव में जो महिलाएँ मेरी बहनें हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, वो किस स्थिति से गुज़र रही होंगी, उनको मतलब कितनी पीड़ा हो रही होगी, इन सब चीज़ों को लेके मुझे ये मोटिवेशन मिला था। जी। एक तो मैडम जैसे आपने बताया कि वीर वीरांगनाएं हैं, उनको बहुत सी ऐसी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि अभी आपने बताया कि जिसका पति चला जाता है, जिस माँ का लाल चला जाता है, जिस पिता का बेटा चला जाता है, जिस बहन का भाई चला जाता है, जिस बच्चों का बच्ची बच्चों का पिता चला जाता है, तो बहुत सी कठिनाइयां अभी आपको नीम का थाना जिले में भी ऐसे कोई परिवार मिले हैं जिनकी आपने इस तरह से सहायता की हो? नहीं, नीम का थाना में भी हैं कुछ मेरी बहनें जो शिक्षा के अभाव में जो अपना अधिकार है या उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उन सब सुविधाओं से वो मतलब वंचित रहती हैं। वंचित रही हैं। हालांकि सरकार ने बहुत से ये जो सैनिक कल्याण जो ऑफिस खोल रखे हैं इनमें, लेकिन यहाँ तक आने में भी हमारा समाज आज भी इतना गांव में इतना पीछे है कि महिलाओं को आगे लाने में अभी भी उनमें हिचकिचाहट है। तो मैं उनके बीच में जाके उनकी समस्याएं सुनती हूँ, उनको मोटिवेट करती हूँ कि आप अपने अधिकारों के लिए जागरूक होइए और जो सोल्जर बोर्ड है वहाँ पे अपनी समस्याएं रखिए, वहाँ पे सरकार आपकी हर समस्या का समाधान जी। करेगी। ये मैडम अभी एक छोटा सा क्वेश्चन और करूंगा मैं आपसे, परिवार में आपके कौन कौन हैं, कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? मेरे परिवार में बेटा है, जी। एक बेटी है और पुत्र वधू है, एक 7 साल का पोता है, 3 साल की पोती है और मेरी मदर हैं जो मेरे साथ रहती हैं। बेटी की शादी कर दी, बेटी अपनी ससुराल है। मैडम आपने बताया कि मैं शिक्षिका थी, टीचर थी, तो क्या रिटायरमेंट लिया है आपने कि या जॉब कर रही हैं? नहीं, मैंने वीआरएस ले लिया जी। क्योंकि मेरे नाम से ये जो मैडम आप 2001 के अंदर साहब ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। उसके बाद में जब आप नीम का थाना पहुंची, तो क्या कंडीशन थी और किस हिसाब से रही? 2001 में साहब की शहादत के बाद में मेरी ज़िंदगी की के सारे मायने ही बदल गए थे कि कुछ समय लगा मुझे अपने आप को सँभालने में। बच्चे भी छोटे थे, मैं शिक्षिका थी, लेकिन उस दौरान जो मुझे सँभलने में समय लगा तो उसमें मैंने देखा कि मैं शिक्षिका हूँ, पढ़ी-लिखी हूँ और मुझे भी मेरे हक़ के लिए लड़ना पड़ रहा है, इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। तो जो गाँव में जो मेरी माताएँ, बहनें हैं या और लोग हैं, उनको किन स्थितियों से गुज़रना पड़ता होगा। तो ये सब चीज़ें मेरे सामने आई और इसलिए मैं मतलब लोगों के बीच में घूमी, उनकी समस्याओं को मैंने जाना, यही एक मेरा। मैडम आपका राजनीतिक में आने का क्या उद्देश्य था और किस तरह से आप नीम का थाना की राजनीतिक के अंदर एंट्री की, वो भी कुछ बताना चाहेंगी दर्शकों को? मैं 2001 में साहब के जाने के बाद में समय कुछ लगा वो ये कि सुधरने में, मुझे सँभलने में। लेकिन जब मैंने यहाँ की नीम का थाना की कुछ ऐसी समस्याएँ देखी, जो मैंने खुद ने फेस करी, तो उन समस्याओं को लेके कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे हक के लिए लड़ सकती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वो हक नहीं मिल रहा। सबसे मेन तो ये देखिए कि एक शहीद के नाम से विद्यालय का नामकरण होता है, जो अब तक नहीं हुआ। जी। और उसके लिए मैंने इतना मतलब एक
बिंदु से लेके और ऊपर तक मैंने खूब कोशिश करी, लेकिन आज तक वो विद्यालय का नामकरण नहीं हो पाया। तो जो गांव में इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ हैं, उनको कितना संघर्ष करना पड़ता होगा। फिर दूसरी मेरे सामने समस्या ये आई कि मैंने मेरे शहादत को एक मतलब वो रखने के लिए, उनके नाम के लिए मैंने हॉस्पिटल में एक किचन की व्यवस्था मांगी थी कि मैं निःशुल्क नीम का थाना हॉस्पिटल में? नीम का थाना कपिल हॉस्पिटल में। जी, ये कौन सी सन में मांगी थी मैडम? 2015 के आसपास? हाँ, 2014-15 जी। ये वो तो मैंने ये मांगा कि भाई मुझे एक किचन की व्यवस्था दे दो, ताकि शाम को जो पेशेंट रहते हैं प्लस एक अटेंडेंट रहता है, उनके लिए मैं निःशुल्क भोजन दे दूं। नीम का थाना हॉस्पिटल के अंदर? हॉस्पिटल के जी। अंदर इतने कोई होटल वगैरह या खाने की ऐसी सुविधा नहीं थी, और लोग बहुत परेशान होते थे शाम को। और यहाँ से 40-50 किलोमीटर की रेंज में लोग जो दूर दूर से आते थे, वो बहुत मतलब इधर उधर भटकते रहते थे। उसके लिए मुझे 6 महीने चक्कर कटवाए, लेकिन मुझे उस किचन की या भोजन के लिए कोई व्यवस्था नहीं दी गई। और लास्ट में मुझे यही कहा 6 महीने बाद में कि मैडम नहीं हो पाएगा। जबकि इसके लिए मैं किसी से कोई शुल्क वगैरह कुछ नहीं ले रही थी, निःशुल्क मैं ये दे रही थी लोगों को सुविधा। सुविधा मुहैया करवा रही थी करवा कि जैसे 40 किलोमीटर से लोग आते हैं, 30-40 किलोमीटर से, उनको यहाँ कोई रेस्टोरेंट नहीं था, न होटल था, उसके लिए आप एक किचन की व्यवस्था कर रही थी, वो आपको मुहैया नहीं करवाई गई। हाँ, खाने की व्यवस्था के लिए मुझे बिल्कुल भी उन्होंने ना जगह दी, जी। और ना मुझे ऐसा कुछ उन्होंने करने दिया। फिर ये रीजन रहा। दूसरा, फिर मैं एक दिन 10 दिसंबर जो ह्यूमन डे आता है, जी। उस दिन मैं जेल में गई अपने। तो मैंने कहा देख के आते हैं। मैंने उनको फ्रूट वगैरह बांटे और उनकी स्थिति का जायजा लिया। जी। तो वहाँ पे जो जेलर साहब थे, मैंने उनको कहा जेलर साहब मुझे यहाँ पे 2 अलमारियाँ रखने की जगह दे दो, ताकि मैं एक अच्छी बुक्स मैं यहाँ पे रख दूँ, और ये लोग कैदियों के पढ़े, लिए पढ़ने के लिए? कैदियों के पढ़ने के जी। लिए, ताकि ये लोग पढ़े ना तो एक उनकी सोच पॉजिटिव बने। बिल्कुल। यहाँ से बाहर निकले तो उनमें दिमाग में एक सकारात्मक सोच के साथ बाहर निकले, अपनी लाइफ, बाकी की लाइफ को ये अच्छे से मतलब बिता सकें। लेकिन उसके लिए भी मुझे इतने चक्कर कटाए कि इन्होंने मतलब वो जगह नहीं दी। तो ऐसे कई जगह मुझे इन समस्याओं का सामना करना पड़ा। मैं फिर लास्ट में मैंने ये सोचा कि जब वो उन्होंने देश के लिए वो अपने आप को बलिदान कर सकते हैं, तो क्या मैं नीम का थाना जो मेरी कर्म भूमि है, यहाँ पे मैं इन लोगों के काम के लिए अपने आप को वो नहीं कर सकती क्या? बिल्कुल। और ये सोच के मैं राजनीति में आई थी कि मैं यहाँ के लोगों के लिए जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं अच्छा करने की कोशिश करूंगी। एक मैडम, आप शिक्षिका रही हैं, तो परिवार के बारे में कुछ बताना चाहेंगी हमें? क्योंकि दर्शक देख रहे हैं, बहुत एक उनके मन में भी कुछ ना कुछ भावनाएं हैं कि मैडम के परिवार में कौन कौन है, किस तरह से परिवार है। तो जो द प्रेस टाइम के दर्शक हैं, उनको आप कुछ बताएं परिवार के बारे में। मेरा पीहर पक्ष का परिवार है, जो मेरे फादर और 7 भाई थे। मेरे दादाजी आर्मी में थे, और मेरे फादर और 7 भाई थे, जिसमें से 6 आर्मी में थे। मेरे फादर सेकेंड वर्ल्ड वार में 7 साल तक रूस की कैद में रहे, और उनके कपड़े वर्दी, उस टाइम कपड़े वर्दी ही आते थे, तो कपड़े वर्दी सब घर पे आ गए थे, और हमने ये मान लिया था कि हम मतलब पिताजी नहीं रहे। 7 साल बाद में अचानक एक मतलब अवतरण होता है और पिताजी सामने आते हैं। तो मैं तो उस परिवार से हूँ। ससुराल पक्ष में भी मेरे ससुर आर्मी में। पीछे कितने लोग आर्मी में हैं? 6 से 7 लोग? हाँ, 6 मेरे चाचा जी। ताऊ जो हैं जी। आर्मी में थे, और भैया लोग भी आर्मी में हैं। जी। बहुत बड़ा मेरा परिवार है, सब लोग आर्मी में हैं। जी। प्लस ससुराल पक्ष में मेरे ससुर आर्मी में थे, जी। और एक जो उनके भाई साहब के भाई जी। हैं वो टीचर हैं, बाकी के सब आर्मी में हैं। अच्छा, यहाँ भी सब आर्मी में? सब आर्मी यानी में। देश की सेवा में लगा हुआ है पूरा परिवार, बिल्कुल, पीछे से जो पियर पक्ष है वो भी, और ससुराल पक्ष है वो भी। बिल्कुल जी। ये है। क्योंकि शुरू से ही ऐसा एक संस्कार मिले हैं कि देश सेवा से बढ़ के कोई सेवा। तो मैडम, आप शिक्षिका रही हैं, तो वहां से भी आपको यानी रिजाइन देके और फिर यहाँ सेवा के अंदर लगना पड़ा, ऐसा क्या कारण रहा है? कारण तो बस ये है, लोगों की समस्या मैंने देखी जो मैंने फेस करी, तो मुझे ये लगा कि जब मुझे इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो और जो लोग हैं गांव में, वो उनको कितनी समस्याओं को मतलब एक छोटी सी घटना और मैं बताती हूँ कि एक मेरी वीरांगना बहन बैंक में आई थी किसी काम से, और उस टाइम मैं महज टीचर थी, मुझे राजनीति का कोई वो नहीं था, तो मैं किसी काम के लिए खड़ी थी। वो पेंशन के कागजों को लेके उस काउंटर पे जा रही, उस काउंटर पे जा रही, मतलब चक्कर काट रही थी।
फिर एक सैनिक फौजी भाई आया, उसने उसकी समस्या को सुना और उसने पूछा कि भाई क्या बात हुई। तो उसने काउंटर पे जाके कहा कि ये इसको घूम रही है। तो दूसरे काउंटर वाले ने पूछा कि ये कौन है। अरे बोले ये तो मतलब यूं ही है, पागल। मतलब फौजी भाई के लिए उस काउंटर के ऊपर वो शब्द पागल यूज किए। पागल घोषित किया गया वो। पागल, हाँ, कि उस फौजी भाई को मतलब जो उसकी हेल्प कर रहा था, पागल घोषित किया गया कि ये तो यूं एक फौजी है, पागल है। और ये लेडीज बोले ये यूं मतलब ये